हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है गौरव शर्मा और हम लोग डेली आपसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं एमपी करंट अफेयर्स को। आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, और ये 4 अप्रैल का करंट अफेयर्स है। 4 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम आपसे डिस्कस करेंगे और देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी डिमेंशन हैं उस सारे डिमेंशन को यहाँ पे डिकोड कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। अगर आप इन क्लासेस की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज्वाइन दिस दिस टेलीग्राम ग्रुप। आप इस ग्रुप से जुड़ें और इस ग्रुप से जैसे ही आप जुड़ते हैं यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हालांकि जो एमपीसीए की पीडीएफ है ये वीकली आती है, और वीकली इसलिए आती है ताकि एक फाइल आपके पास हो। हर दिन फाइलें आपको इकट्ठी नहीं करना पड़े। तो इस टेलीग्राम को आप स्कैन कर लीजिए और इससे जुड़ जाइए, और उसके बाद फिर आपको पीडीएफ की कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए देखते हैं पहली इंपॉर्टेंट खबर। क्या है पहली इंपॉर्टेंट खबर? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। सीधी सी बात है कि हम विद्युत उत्पादन से बात कर रहे हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में ताप विद्युत गृहों के माध्यम से थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से कुल 28 28,789 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब देखो, प्रीलिम्स में ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट आने की संभावनाएं तो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी आ सकती है कि हमने 2024-25 में कुल कितनी यूनिट बिजली प्रोडक्शन किया, कुल कितनी यूनिट विद्युत का प्रोडक्शन किया, ये आने की संभावना भी है। लेकिन ये जो डेटा है ये मेंस एग्जामिनेशन में 100% आप पुट करेंगे, 100%। और 7 मार्कर और 10 मार्कर में आप काम आने वाला है। 2 मार्कर तो ठीक है बन ही जाएगा, लेकिन 7 और 10 दोनों मार्कर में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो भाई, ये फिगर याद रखना, 28,789.8 मिलियन यूनिट विद्युत का प्रोडक्शन किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये कुछ ये कुछ जो हमारी, जैसे 2023-24 की आपसे कोई बात करेगा तो 28,627 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया था। ये 28,000 था, ये 28,789, ये 627 था और वो 789 है। मतलब थोड़ा डिफरेंस हमने कर लिया है, लेकिन फिर भी उत्पादन तो काफ़ी बड़ा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें इसमें ये कुछ विद्युत गृह हैं, थर्मल पावर प्लांट है, इनकी चर्चा की गई है। जैसे अमरकंटक ताप विद्युत गृह है, ठीक है, इसने 1546 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी में है ये, इसके द्वारा 3756 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित की गई है। और संजय गांधी ताप विद्युत गृह, ये बीरसिंहपुर में आपको देखने को मिलेगा, उमरिया में, 8,845 मिलियन यूनिट। और संत श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया में 15,042 मिलियन यूनिट। ये कुछ थर्मल पावर प्लांट हैं, और इन थर्मल पावर प्लांट को भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि थर्मल पावर प्लांट की विद्युत कैपेसिटी भी कभी कभार पूछी जा सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये थर्मल पावर प्लांट है, और इसमें कौन कौन से हैं सर? एक अमरकंटक ताप विद्युत गृह है, चचाई जगह का नाम लिखा हुआ है, 1546 मिलियन यूनिट। फिर सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी में है, संजय गांधी बीरसिंहपुर में है, श्री संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह आपको दोंगलिया में देखने को मिलेगा, और 15,042 मिलियन यूनिट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। लास्ट ईयर इतना हुआ था और अभी इतना हुआ है। देखिए, हम अभी भी हमारी जो 70 से 80%, 70 to 80% नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो नीड है इलेक्ट्रिसिटी की, ये डिपेंड करती है थर्मल पावर के ऊपर। और थर्मल पावर में भी हम लोग जब बात करते हैं तो मेनली हम लोग डिपेंड करते हैं यही एनटीपीसी के ऊपर, और इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं। आप देखेंगे कि जैसे यहाँ जो लिखे गए हैं, इसके अलावा और भी छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता पे भी चर्चा नहीं की गई, लेकिन कुछ जो लिखे गए हैं आप इनको तो याद रख ही सकते हैं कि किस प्लांट से कितना विद्युत का उत्पादन हो रहा है। ठीक है। पोषण भी पढ़ाई भी एक कार्यक्रम है। 10 मई 2023 को भारत सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। 10 मई 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखभाल और शिक्षा पर आंगनवाड़ी प्रणाली का ध्यान केंद्रित करना। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आंगनवाड़ी हैं, इन आंगनवाड़ियों को के रोल को
इन्हांस करने के लिए, इनका जो योगदान है, इस योगदान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा भी और पोषण भी कार्यक्रम शुरू किया गया था। सर आप इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखो अभी जी एमपी में प्रवेश उत्सव हुए, स्कूलों में जो प्रवेश उत्सव मनाया गया, और उस प्रवेश उत्सव में जो हमारे मोहन यादव जी हैं उन्होंने इस पे चर्चा की कि पोषण भी पढ़ाई भी हम सभी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। आंगनबाड़ी केंद्र को उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधाओं, खेल के उपकरण और विविध प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ एक शिक्षण केंद्र में परिवर्तित करना है। इसका पर्पस क्या है? जैसे प्ले स्कूल्स नहीं होते, प्ले स्कूल शहर के फैंसी स्कूल्स होते हैं जिसमें बच्चों को बहुत सारे टॉय, बहुत सारे प्ले, किंडरगार्टन, ये सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है, और वहाँ केयर टेकर होती हैं, बच्चों की टीचर्स नहीं होते, बच्चों के केयर टेकर्स होते हैं जो खेल खेल में बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी तरीके से जो पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम है, इसका पर्पज़ ये है कि आंगनबाड़ी को हम इतना कैपेबल बना दें, वहाँ खेल या टॉयज़ को हम लोग डिप्लॉय कर दें, इसी के साथ में ट्रेंड आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको रखें जो बच्चों को खेल सिखाएं, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, और उसी के साथ में पढ़ाई भी वो कर सकें। तो खेल भी और पढ़ाई भी है ना, पोषण भी और पढ़ाई भी, और इसी के साथ में शारीरिक विकास भी। जो छोटे छोटे बच्चे प्ले स्कूल क्यों जाना पसंद करते हैं? क्योंकि उनको बच्चे मिलते हैं खेलने के लिए, टॉय मिलते हैं, टीचर नहीं मिलती है पढ़ाने के लिए, खेल खेल में सिखाया जाता है, कलर्स, नंबर, फिगर्स, ये सब स्पोर्ट एक्टिविटी के द्वारा लर्न किए जाते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस भी यही है कि हम जो आंगनबाड़ी हैं उनको इतना डेवलप करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप मेंस में आंगनबाड़ी से संबंधित कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो वहाँ आंगनबाड़ी से संबंधित क्वेश्चन में आप इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो आर्टिकल यहाँ काम आ जाएगा। दूसरा, अगर आप लोग शिक्षा से रिलेटेड कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं तो शिक्षा सुधार में भी आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा, अगर चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी बात चल रही है, चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड कोई भी बात चल रही है, तो आप वहाँ पे इसको कोट कर सकते हैं। और चौथा, अगर न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ भी चल रहा है तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड आर्टिकल में भी आप इसको कोट कर सकते हैं कि सरकार के द्वारा एक ऐसा मिशन शुरू किया गया है जिसमें न्यूट्रिशन भी है, जिसमें स्पोर्ट भी है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी भी है, और बच्चों की एजुकेशन भी है। तो पोषण भी और पढ़ाई कार्यक्रम चर्चा में इसीलिए आया क्योंकि मोहन यादव जी के द्वारा इस पर चर्चा की गई या इस पर स्पीच दी गई। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईटी कॉन्क्लेव, ये हमने आपको कल भी बताया था, 27 अप्रैल 2025 को इंदौर में होगी, और इसका पर्पस यही है कि जो इंदौर है इस इंदौर में ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इंदौर में बहुत अपॉर्चुनिटी है। किस चीज़ को लेकर? जो आईटी है, आईटी को लेकर। तो अगर आप आईटी सेक्टर में अच्छा करना चाहते हैं या आईटी सेक्टर के हब के तौर पर आप इसको डेवलप करना चाहते हैं, तो इंदौर में ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ इन्फोसिस है, यहाँ टीसीएस है, यहाँ ढेर सारी कंपनियाँ हैं, 200 के आसपास कंपनियाँ हैं, आईटी पार्क है, सब कुछ है। देखो भारत की अगर आप बात करें, इंडिया के 3 ऐसे शहर हैं, 3 या 4 शहर आप लोग कह लीजिए, जो अभी आईटी हब के तौर पर जाने जाते हैं। पहले तो हम लोग बात करते हैं बंगलुरु। जो बेंगलोर हमारा है, ये बेंगलोर तो वैसे भी आईटी हब के नाम से जाना ही जाता है। फिर आप जब गुरुग्राम की बात करेंगे तो ये गुरुग्राम, और गुरुग्राम के बाद हम जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें देखने को मिल जाता है पुणे। नोएडा उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, लेकिन एक नोएडा को भी आप लोग कह सकते हैं, पर आईटी हब के तौर पर तो नहीं है। इसी तरीके से एक और शहर है जो सेंट्रल इंडिया में डेवलप हो रहा है, और वो शहर कोई और नहीं है, आपका इंदौर है। तो जब इन शहरों पे जो बर्डन है, इसके बाद जब नए विकल्प तलाशे जाते हैं, तो जो इंदौर है ये सबका वेलकम करने के लिए तैयार है। एक तो स्वच्छता के लिए बहुत जाना जाता है, तो इसीलिए ये आईटी कॉन्क्लेव है या आईटी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है। इसका पर्पस यही है कि हम जो अपार संभावनाएं हैं अपने इंदौर में, वो सब कुछ बताना चाहते हैं कि आप आइए और आईटी हब के तौर पर इसको डेवलप कीजिए। आईटी हब के तौर पर किसी शहर को डेवलप करने का मतलब क्या है? ढेर सारी कंपनियां आना, ढेर सारा एम्प्लॉयमेंट आना, ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना, और यही तो एक शहर और एक राज्य को डेवलप बनाते हैं। गुड़गांव कैसे बना है? बेंगलोर क्यों इतना बड़ा शहर है? या हम लोग बात करें कि पुणे क्यों इतनी बड़ा शहर है, उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे आईटी कंपनियां बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो आईटी कॉन्क्लेव 27 अप्रैल 2025 को कहाँ होगी? इंदौर में। प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल एवं भारतीय नस्ल की दुधारू गायों के लिए पुरस्कार योजना, ये क्या कह रहे हैं? एक अवार्ड देंगे जो गौपालक हैं, गौपालक। अब ये गौपालक कौन है?
एक तो स्टेट स्टेट की जो गाय है वो हो, या इंडियन इंडियन ब्रीड हो, इनमें से दोनों में से कोई भी गाय अगर अच्छा दूध देती है तो राज्य स्तरीय पुरस्कार, इसके इसके स्तर आप लोग देख लीजिए कि एक तो राज्य स्तरीय पुरस्कार है, स्टेट लेवल पर प्रथम पुरस्कार पे 2 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख रुपीज मिलेगी। द्वितीय पुरस्कार जो है उस पे 1 लाख रुपए मिलेंगे, और तृतीय स्तर पर यहाँ पर 50,000 रुपए मिलेंगे। ये जो अवार्ड हैं ये किसको दिए जाएंगे? ये गाय पालकों को दिए जाएंगे, गौ पालकों को दिए जाएंगे। गोपालक पुरस्कार आप इसको कह सकते हैं, गोपाल पुरस्कार आप इसको कह सकते हैं। अगर सबसे ज़्यादा दूध आपकी गाय देती है, मध्य प्रदेश की कोई भी नस्ल है या भारत की कोई भी नस्ल है, कोई विदेशी नस्ल नहीं, तो राज्य स्तर पर अगर वह कंपटीशन जीतते हैं, अगर राज्य स्तर पर सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन देती है तो 2 लाख रुपए की पहली प्राइज है, सेकंड प्लेस पर 1 लाख रुपए की प्राइज है, और थर्ड प्लेस पर 50,000 की प्राइज है। और इसी तरीके से अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है तो जिला स्तर पर जो प्राइज मनी है वो कुछ ऐसी है कि प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपये मिलेंगे, 51,000 रुपये। द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपये मिलेंगे, और तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपये मिलेंगे। अंतिम तिथि है 4 अप्रैल 2025। तो 4 अप्रैल 2025 को आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और लास्ट डेट बेटा क्या है? यह है 4 अप्रैल है, मतलब 4 अप्रैल को आपको आवेदन करना ही पड़ेगा, जो कि आज इसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, ध्यान रखना। पुरस्कार कितना मिल रहा है ये भी याद रखना, क्योंकि मेंस जब हम लिख रहे होते हैं तो वहाँ डेटा पे भी थोड़ा काम करना पड़ता है, और डेटा पे काम जब हम करते हैं ना तो इस तरीके के आर्टिकल आपकी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ही हेल्प करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पीएम योगा पुरस्कार। पीएम योगा पुरस्कार की जब आप लोग बात करेंगे तो यह पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के प्रचार प्रसार में उत्कृष्ट योगदान देने वाली व्यक्तियों को, संगठनों को दिया जाता है, और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2025 है। अगर आप योगा से संबंधित हैं, देखो आप सबको पता है कि जो योगा डे है, ये योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून। जो 21 जून है, इस 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, और यह 2015 से मनाया जा रहा है। इसके मनाए जाने के पीछे का कारण भी अपन डिस्कस कर चुके हैं डीसीए के अंतर्गत। अब अगर आप एक अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर हैं, या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है यह योगा में अच्छा वर्क करता है, आपके पास स्किल है, तो यह पुरस्कार दिया जाएगा आपको। और इस पुरस्कार के लिए 15 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो मौका है, आप इसमें प्लीज यहाँ पे आवेदन कर दें। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे एमपी के। सर ये योगा का हमसे क्यों मतलब है? अरे भैया बिल्कुल मतलब है। 21 जून 21 जून को जो सन है, ये सन ये 90 डिग्री के एंगल पर रहता है। 90 डिग्री एंगल 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 कहाँ कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या है? जो मंगलनाथ है, इस मंगलनाथ को हमने वैसे भी सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ माना हुआ है, ये सेंटर पॉइंट है, तो इसीलिए ये करेक्ट यहाँ पे रिलेट कर रहा है, और आप इसको 2 मार्कर या पूछा जाए कहीं भी तो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी, एमपी करंट अफेयर्स के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।